हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में हम अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सारे के लिंक मैंने नीचे लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। एंड इफ़ यू आर विलिंग टू परचेज द फुल वीडियोज़, नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है। यू विल गेट फुल डिटेल्ड वीडियो एट अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस। चलिए अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझा कि बेसिकली गवर्नमेंट ने क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली कि आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट खुद से करेंगे। अब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में क्या क्या था समझते हैं, ठीक है। तो आईपीआर 1956 बेसिकली एक रूल बुक है। जब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि गवर्नमेंट ही इसको प्रमोट करेगी, गवर्नमेंट ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेगी, तो गवर्नमेंट ने फाइनली फिर एक बेसिकली प्लान बनाया। जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं तो एक प्लानिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चल दिया और काम चालू कर दिया। एक प्लानिंग होता है, नोट करते हैं हर एक चीज़ को कि स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करना है। तो ये वैसे ही गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया कि इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। तो अब सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को सबसे पहले 3 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। 3 कैटेगरी में बांटा। द एंटायर इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जितने भी इंडस्ट्रीज थे उसको 3 कैटेगरी में बांटा, ए, बी एंड सी, ठीक है। कैटेगरी ए में उस इंडस्ट्रीज को रखा जो सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रमोट करेगी और उसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन 0 रहेगा। तो टोटल 17 इंडस्ट्री, आर्म्स, एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, एयरक्राफ्ट, शिपिंग, रेलवे, ऑयल एंड अदर हैवी एंड कोर इंडस्ट्री, जितने भी हैवी कोर इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट ने उस इंडस्ट्रीज को अपने अंडर रिजर्व कर लिया कि भाई ये जो हमारा प्लान है, प्लान का पहला स्टेप ये है कि ये 17 इंडस्ट्री और कोई एंटर नहीं कर सकता है, इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी, जैसा भी होगा वो हम लोग करेंगे। प्राइवेट सेक्टर चाह के भी उस इंडस्ट्री में बिजनेस नहीं कर सकता था। तो अगर प्राइवेट सेक्टर चाहता कि एटॉमिक एनर्जी का बिजनेस करना है तो वो नहीं अलाउड था। जो कैटेगरी बी था, 3 कैटेगरी में 3 फोल्ड। फर्स्ट फोल्ड वॉज 17 इंडस्ट्री विच वर रिजर्व बाय द गवर्नमेंट। कैटेगरी बी में 12 इंडस्ट्रीज रखा गया जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल के चलाएंगे। लेकिन इसमें भी प्राइवेट सेक्टर का सेकेंडरी रोल था। सेकेंडरी मतलब वो ना कोई डिसीजन ले पाएंगे, ना वो उसको लीड कर सकेंगे। डिसीजन टेकिंग, लीडिंग विल बी डन बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर बस गवर्नमेंट जो ऑर्डर करेगी उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो बेसिकली कैटेगरी बी में भी इंडस्ट्रीज का कंट्रोल मेजरली गवर्नमेंट के हाथ में ही था। क्या लिखा है, इन दिस कैटेगरी दोज इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड विच could be established at both private and public sector enterprises, ठीक है। The arrangements were such that state would take an initiative, state मतलब government will take an initiative of setting up the industry and private sector would help the state. It means private sector had only secondary role to play. Total 12 industries, याद रखिएगा इंडस्ट्रीज कितने थे, 12 industries in this category: fertilizer, mining, aluminum, machine tools, etc. राइट। तो क्या किया, दोबारा एक बार शॉर्ट में समझते हैं। आईपीआर 1956 का जो पहला मूव गवर्नमेंट ने किया, इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में बांटा। पहला कैटेगरी ए कंसिस्टेड ऑफ 17 इंडस्ट्री विच वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कैटेगरी बी 12 इंडस्ट्रीज विच वर रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे, बट प्राइवेट हैड द सेकेंडरी रोल एंड गवर्नमेंट was the one who will take an initiative and do all the initial setup. जो बच गया रेसिड्यू, वो this category consisted of industries other than 1 and 2 category which were given to private sector. 1 और 2 कैटेगरी में जो इंडस्ट्रीज थे उसको छोड़ के जो इंडस्ट्रीज बचे वो दिया गया प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत कम बचा था। अब इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में जो सेकेंड रूल बनाया वो लाइसेंसिंग का बनाया, ठीक है। पहला इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांट दिया। अब बोला भाई लाइसेंसिंग का भी इसमें एक चक्कर रहेगा। ये सब रूल बुक में लिखा था। रूल बुक का नाम क्या था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। बोला अब प्राइवेट सेक्टर के पास जो कैटेगरी सी के इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टैब्लिश ओनली आफ्टर गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो भी आप तभी स्टार्ट कर पाएंगे
जब गवर्नमेंट से आपके पास लाइसेंस रहेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने कैटेगरी सी का भी कंट्रोल अपने हाथ में रखा। सो देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर हैड अ वेरी लिमिटेड रोल टू प्ले, तभी तो इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर पाई और 1991 में एलपीजी आया। ठीक है, वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वीडियोस मैंने डाली हैं, पूरी वीडियोस नहीं है यूट्यूब में, कुछ वीडियोस हैं। अगर आपको और डिटेल में वीडियोस चाहिए यू कैन ऑलवेज कॉल अस फॉर द एंटायर वीडियो सेट। तो अब क्या है, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसा है कि आप जो कैटेगरी सी में इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो उसमें भी आपको लाइसेंस लेना होगा। द होल आइडिया बिहाइंड दिस वॉज टू एनकरेज इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन एंड प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। गवर्नमेंट चाहती थी कि जो इंडस्ट्रीज़ को बैकवर्ड रीजन में, बिकॉज देखो प्राइवेट सेक्टर तो डेफिनेटली यही चाहता कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो, वो जो बिजनेस करें वो शहर की तरफ करे, सिटी की तरफ करे, अर्बन एरिया में करें। तो उससे क्या होता, रूरल एरिया जो है वो डेवलप नहीं होता। तो ये जो होता है ये रीजनल डिस्पैरिटी हो जाता है। एक रीजन एक स्टेट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, एक आगे नहीं बढ़ता, राइट। तो गवर्नमेंट इस रीजनल इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट चाहती थी कि हम लाइसेंस उन्हीं को दें जो बिजनेस बैकवर्ड एरिया में करना चाहता हो। टू फुलफिल दिस cause, the license were issued mainly to the industries who were ready to install their setup in the backward region. तो गवर्नमेंट जो बैकवर्ड रीजन पे ग्रो करना चाहते थे, डेवलप करना चाहते थे इंडस्ट्रीज़ को, उन्हीं को लाइसेंस आराम से दे रही थी। हालांकि देखा जाए तो दिस वाज नॉट अ गुड मूव भाई। अब मेरा प्राइवेट का जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट कंपनी का पैसा तो गवर्नमेंट का है। अब कोई प्राइवेट सेटअप करेगा तो वो तो भाई अपना पैसा है, हम तो सोच समझ के लगाएंगे, हम तो वहीं बिजनेस करेंगे जहाँ बिजनेस चलेगा। और कोई भी रूरल एरिया में बिजनेस सेट करने को रेडी नहीं था। तो गवर्नमेंट का लेकिन वही था, लाइसेंसिंग वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द न्यू एंटरप्राइज बट ऑल्सो टू एक्सपैंड। सिर्फ नया स्टार्ट करने के लिए नहीं, एक्सपेंशन के लिए भी लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट था, विच वॉज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ हर्डल्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत हर्डल्स क्रिएट किए। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल कंसेशन। द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर ऑफर्ड मेनी। अब क्या था ना, गवर्नमेंट को मालूम था कि बैकवर्ड रीजन में हम डेवलप करने के लिए लाइसेंस देंगे तो कुछ ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखेगा नहीं लोगों को। तो गवर्नमेंट ने लोगों को और थोड़ा लालच देने के लिए, ताकि बैकवर्ड रीजन एक्चुअली डेवलप हो, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल कंसेशन दिए। कंसेशन मतलब सब्सिडीज़ प्रोवाइड की कि जो भी बैकवर्ड रीजन में बिजनेस को करेगा उसको सब्सिडीज़ मिलेगी। कैसी सब्सिडीज़? इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर का यूनिट का रेट है वो कम मिलेगा, लैंड सस्ते पे मिलेगा, ठीक है। सो दैट टैक्स आप 3-4 साल टैक्स मत देना बिजनेस में। तो गवर्नमेंट ने ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड की कि आप कंसेशन दिया कि चलो जो आप कमाओगे पहले 4 साल नो टैक्स, सो दैट उनको लगे कि चलो भैया पैसा बचेगा तो वहाँ सेट कर ही लेते हैं, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि गवर्नमेंट अगर सिर्फ बैकवर्ड रीजन वाले को लाइसेंस देगी तो दैट विल नॉट हेल्प द गवर्नमेंट टू अचीव द पर्पस क्या था कि रीजनल डिस्पैरिटी को हटाया जाए। तो गवर्नमेंट ने साथ में इंडस्ट्रियल कंसेशन को भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का पार्ट बनाया। क्या? द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर ऑफर्ड मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन। These concession included क्या? Tax holiday means freedom from the payment of tax for the specified period of time. दूसरा, the industrial were offered subsidized power supply for setting up the industry. क्या ना, ये पावर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ना इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम बहुत कम दाम में आपको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आपको बैकवर्ड रीजन में ही डेवलप करना है। तो ये पहला क्या क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया। दूसरा, लाइसेंसिंग का चक्कर। तीसरा, इंडस्ट्रियल कंसेशन। चौथा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिए, ठीक है। अब क्यों स्टेप्स लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होता है, बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं ना वो एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत काम आता है, और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करके देता है। कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके देता है? वो ऐसे कि जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो जो काम होता है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, वो मैनुअली होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से होता है। तो भाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो होता है दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पैसा स्मॉल स्केल के पास उतना होता नहीं है, मैनुअली काम करते हैं, लोगों की ज़रूरत होती है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्यों डेवलप किया? बिकॉज इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट।
क्या लिखा था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है प्राइमरीली लेबर इंटेंसिव ड्यू टू विच इट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर. ऑन द अदर हैंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर कैपिटल इंटेंसिव ड्यू टू विच इट यूजेस मोर मशीन्स एंड प्रोवाइड लेस एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. दूसरा, इट शोज लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी. ये भी रीज़न था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कि लोकेशन फ्लेक्सिबल रहता है. जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एक लोकेशन पे फिक्स, वो उसी लोकेशन पे बिजनेस करेगी जिस लोकेशन से उनका रॉ मटेरियल उनको आराम से मिल जाए. जैसे स्टील सेक्टर जो है वो ईस्टर्न रीजन पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, झारखंड में, झारखंड, बंगाल, बिकॉज स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए उनका रॉ मटेरियल इस एरिया में ईजिली अवेलेबल है. तो रॉ मटेरियल को लेके आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनके लिए कम पड़ता है. ठीक है. तो वो लोकेशन को लेकर बहुत रिजिड हो जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि एक लोकेशन, अगर स्टील की बात करें, ईस्टर्न रीजन में स्टील बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और किसी और रीजन में स्टील डेवलप्ड है नहीं है. लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो गवर्नमेंट उनको कहीं भी सेट करवा सकता है क्योंकि उनका रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट उतना नहीं रहता है, और जो रहता भी है गवर्नमेंट उनको कुछ कंसेशन देके दिलवा देती है. ये मैंने एलपीजी वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया. So large scale industry like steel plant are often established close to raw material source. This is so because the raw material requirement is huge and locating themselves closer to raw material source will help them in saving transportation cost. जो मैंने बोला. Small scale industry on the other hand can be located in any part of the country. तो ये regional disparity को भी हटा देता है, रीजनल डिस्पैरिटी को भी हटा देता है ये. ठीक है. क्योंकि मान लो कि अगर वेस्टर्न कंट्री पे, वेस्टर्न रीजन पे, कंट्री के वेस्टर्न पार्ट में अगर स्टील इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो वो एक रीजनल डिस्पैरिटी हो गया. ईस्टर्न में बहुत ज़्यादा स्टील कंपनीज़ है, वेस्टर्न पार्ट में है ही नहीं. तो गवर्नमेंट उस डिस्पैरिटी को कैसे हटाती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को वेस्टर्न रीजन में प्रमोट करती है, सब्सिडी देती है ताकि वो वहाँ पे बने और ये रीजनल डिस्पैरिटी हटे. तो वहाँ जब भी स्टील की ज़रूरत पड़े तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो गैप को भर सके. नीड स्मॉल और लेस इन्वेस्टमेंट. छोटे इन्वेस्टमेंट में कंपनी बन जाती है तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करने से एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है और एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट भी होता है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट इज फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ओरिएंटेड. ठीक है. अब फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंक्लूड्स ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू एंड फ्रॉम इंडिया. ठीक है. अब क्या है, इंडिया एंटर्ड इन प्लान्ड डेवलपमेंट एरा इन 1950s and at that time import substitution was major element of India's trade policy. अब क्या है ना, इंडिया के लिए सबसे बड़ा जो गलती इंडिया ने की वो ये किया. तो फॉरेन ट्रेड के बारे में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्या लिखा था? ये लिखा था कि इंडिया दैट टाइम वॉज फोकसिंग ऑन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी मतलब इंडिया ने उस समय इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे फोकस किया. देखो, इंडिया के पास पैसे, फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम था उस समय. ठीक है. और इंडिया का इंपोर्ट जितना ज़्यादा होता, फॉरेन एक्सचेंज उतना इंडिया का ड्रेन होता, क्योंकि हम जब भी इंपोर्ट करते मैक्सिमम पेमेंट हैज़ टू बी मेड इन डॉलर्स. इंडिया के पास डॉलर्स ख़त्म होते जा रहे थे. ठीक है. क्योंकि इंडिया इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो गुड्स थे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहे थे उसकी क्वालिटी अप टू दी मार्क नहीं थी. तो इंडिया को कुछ भी करके फॉरेन एक्सचेंज के आउटफ्लो को रोकना था. तो बेस्ट पार्ट वाज कि भाई रोकना है, इंपोर्ट रोको. इंपोर्ट कैसे रोक सकते हैं? इंपोर्ट कम करेंगे, अपने आप पेमेंट कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रहेगा. लेकिन इंपोर्ट कैसे रोक सकते हैं? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं. तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या था कि जो चीज़ हम बाहर से दूसरी कंट्री से खरीद रहे हैं वहाँ से नहीं खरीद करके हम इंडिया में अपनी कंट्री में वो बनाएंगे ताकि इंपोर्ट ना करें, हम उसको इंडिया से ही लें. ठीक है. तो ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. इन ऑर्डर टू बी सेल्फ रिलायंट इन वेरियस सेक्टर्स, इंडिया हैड फॉलोड स्ट्रैटेजी ऑफ रिप्लेसिंग मैनी इंपोर्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. इन द फर्स्ट 7 5-year प्लान्स, ट्रेड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है. ठीक है. क्या था ये? टेक्निकली दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. इसको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भी कहते हैं. Import substitution refers to a policy of replacement of substitution of import by domestic production. कि जो हम import कर रहे हैं, import नहीं करके domestically उसको produce करेंगे ताकि हम import हमारा कम हो जाए, और हो सकता है कि हम अच्छा produce करने लगे तो कुछ हमारे पास बच जाए तो उसको हम export भी करें. तो इससे अपने balance of payments की situation में जो है वो सही होगा. For example, instead of importing vehicle made in foreign country, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वुड एनकरेज टू प्रोड्यूस देमसेल्फ इन इंडिया. और इसी पॉलिसी के चलते इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो किया है. आप देख सकते हो कि टाटा और महिंद्रा किस लेवल पे डेवलप किए, बजाज किस लेवल पे डेवलप किया है,
होंडा किस लेवल पे है, टीवीएस किस लेवल पे है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया का जो ग्रो किया है इतना ज़्यादा, उसका जो मेजर रीज़न ये है कि वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का रीज़न था। तो इम्पोर्ट नहीं होकर गाड़ियाँ इंडिया में बनने लगी और इंडिया में बनने के कारण इंडिया इतना बड़ा बन गया। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी है जो इंडिया में इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के चलते ही ग्रो किया। अब देखो इंडियन ब्रांड लाइक हैवेल्स, पॉलीकैब, सिस्का, दीज ब्रांड्स आर डूइंग वंडरफुल बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जब लगा था, जब इम्प्लीमेंट हुआ तो डोमेस्टिकली ये सब प्रोड्यूस होने लगे। R&D काफ़ी हुआ उस टाइम पे, जो अभी जा करके इतना यूज़ आ रहा है। ठीक है, तो द बेसिक एम ऑफ द पॉलिसी वॉज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैन सर्व टू डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। क्यों लिया गया? पहला, सेविंग ऑफ प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज, जो मैंने बात की, एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस इज आत्मनिर्भर। आप सोचो आत्मनिर्भर भारत का काम कब से हो रहा है और अब जाके वो बेसिकली दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक गवर्नमेंट काम करती है तो तभी इम्प्रूवमेंट होता है, ये होते हुए आता है तब जाके फाइनली वो काम करता है। अब गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी किया और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बेसिक रीज़न ये था कि इम्पोर्ट रुके। गवर्नमेंट ने टू मेक इट वेरी श्योर कि इम्पोर्ट रुकी जाए, एक इम्पोर्ट रोकने के लिए टैरिफ और कोटा का भी यूज़ किया। टैरिफ क्या था? टैक्स था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? टैरिफ रेफर्स टू टैक्स लेवीड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। जो इम्पोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगाया जा रहा था, गवर्नमेंट उसको बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने टैक्स को काफ़ी बढ़ा दिया। टैक्स अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज इम्पोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगा दिया 77%। हाईएस्ट टैक्स वॉज क्लोज टू 120%। मतलब 120% का मतलब अगर आप 100 रुपये का प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर 120 रुपये आपको टैक्स देना है। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को रोकने के लिए टैरिफ भी इतना हाई कर दिया था कि इंपोर्ट रुक ही जाए। द बेसिक एम ऑफ इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स वॉज टू मेक देम मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज़। क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद भी इंपोर्ट नहीं रुक रहा था, तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को रोकने के लिए टैरिफ बढ़ा दिया। दूसरा, कोटा रिस्ट्रिक्शन कर दिया। कोटा इज लिमिट, अपर लिमिट। हर एक सेगमेंट में, हर एक सेक्टर में एक लिमिट डाल दिया कि इससे ऊपर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब एक लिमिट बना दिया कि अगर मान लो टेलीफोन इंपोर्ट करना है तो मैक्सिमम इंपोर्ट का लिमिट एक आदमी के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए का है। 10 लाख से ऊपर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। So quota refers to fixing the maximum limit on import of a commodity by the domestic producer. The tariff on imported goods and fixation of quota helped in restricting the level of imports और उससे उनका पर्पस सॉल्व हुआ। ठीक है, रीजंस फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों लगाया गया भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इज बेस्ड ऑन नोशन दैट इंडस्ट्री of developing countries like India are not in a position to compete against the goods produced by the developed nation. Import substitution इसलिए किया गया, so with protection they will be able to compete in the due course of time। बोला कि भाई प्रोटेक्शन इसलिए लगाया जा रहा है कि अपने कंट्री के गुड्स दूसरे कंट्री के गुड्स से compete नहीं कर सकते, तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूसर्स ग्रो कर ही नहीं रहे थे। जैसे अगर आप ये सोचो कि इंडियन शू मेकिंग कंपनी नाइकी या एडिडास से compete कैसे करती उस समय, मुश्किल था, इसलिए ये रोका गया। दूसरा, रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट वॉज नेसेसरी एज देयर वाज अ रिस्क ऑफ ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। सो दिस वॉज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल, एंड अगर आपको क्लियर है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी बेनिफिट मिले और हमारे भी सब्सक्राइबर्स बढ़े विथ योर हेल्प। थैंक यू सो मच।